जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 27 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। वीडियो की शुरुआत करेंगे साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह से, जिनका कल निधन हो गया। तो ये इंडिया के लिए एक ऐसा डैमेज है जो कि बियॉन्ड रिपेयर है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर और एक बेहतरीन इंसान को भारत ने खोया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रिलेवेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 1966 से 1969 तक एडवाइजर के पद पे पदासीन रहे थे अंकटाड में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। फिर इन्होंने 1972 वर्ष 1972 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम किया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1972 में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसके बाद ये सेक्रेटरी बने 1976 में। फिर ये मेंबर रहे प्लानिंग कमीशन के, जो आज का नीति आयोग है उस समय प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, जो कि थिंक टैंक बॉडी थी। उसके मेंबर रहे 1980 से 1982 तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि ये किस वर्ष में गवर्नर हुए आरबीआई के। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब आप ये बताइएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से गवर्नर रहे थे, किस नंबर के गवर्नर रहे थे, आपको ये बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद ये डिप्टी चेयरमैन के पद पे रहे प्लानिंग कमीशन के 1985 से 87 में, ठीक है। वर्ष 1985 से 1987 के बीच में डिप्टी चेयरमैन के पद पे रहे हैं प्लानिंग कमीशन के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट रही है, मतलब ऑलमोस्ट ये भी एक थिंक टैंक बॉडी थी, नेशनल लेवल की थिंक टैंक बॉडी थी, जिसके अंडर प्राइम मिनिस्टर के बाद डिप्टी चेयरमैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। तो ये डिप्टी चेयरमैन के पद पे रहे थे 1985 से 87 के ईयर में। फिर 1987 से 1990 में ये सेक्रेटरी जनरल हुए साउथ कमीशन के, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर नवंबर 1990 में ये एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रहे, ठीक है, पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ये एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रहे। इसके बाद मार्च 1991 में ये चेयरमैन हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, ठीक है, यूजीसी के। ये कब चेयरमैन रहे? 1991 में। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स इनके याद रखने हैं। शुरुआत में आप देखिए यहाँ से 1972 में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इसके बाद ये 1982 से 85 के बीच में गवर्नर रहे। फिर 1985 से 87 के बीच में डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, और 1991 में चेयरमैन हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये 1991 से 1996 में ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। जब एलपीजी आया तो पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, पीएम की सरकार थी, पीएम पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक। इसके बाद 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, और आपको ये बताना है ये किस नंबर के गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ें बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। यहाँ पे हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा की। ओम शांति। 45th प्रगति मीटिंग हाइलाइट्स के बारे में देख लेते हैं, जिसको 26 दिसंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। इस मीटिंग को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। ये बात ध्यान रखिएगा, किसने चेयर किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। कौन सी मीटिंग को? तो 45th प्रगति मीटिंग को, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 45th प्रगति मीटिंग को चेयर किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें कितने प्रोजेक्ट्स रिव्यू हुए? 8 प्रोजेक्ट्स रिव्यू हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको याद रखना है कि कौन से नंबर की प्रगति मीटिंग थी। तो ये 45th नंबर की 45th एडिशन था प्रगति मीटिंग का। किसने हेड किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये हेड किया था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया गया, कितने क्या वैल्यू थी उन प्रोजेक्ट्स की, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। अब हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं कि प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है। तो ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री साहब, ठीक है। उसके बाद होते हैं चीफ सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज,
ठीक है, चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरीज, और फिर होते हैं जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में भी अगर कोई सेक्रेटरी है तो वहाँ पे थर्ड लेयर पे यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये 25 मार्च 2015 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, डेवलप किसने किया था? पीएमओ टीम विद एनआईसी। इसमें क्या होता है? पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाता है और जो की इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उनको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज और मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है दैट इज एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेज एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट्स फ्लैग्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये मॉनिटर करते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से, और साथ ही साथ कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज है, कोई कॉमन ग्रीवेंसेज है पब्लिक के, उनको भी एड्रेस करने के लिए पूरा काम इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है 45th गवर्नमेंट मीटिंग हाइलाइट्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर किया है बॉल्ड ईगल को एज नेशनल बर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किस बर्ड को ये डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल बर्ड। तो बॉल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बॉल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया। ठीक है, बॉल्ड ईगल को क्या डिक्लेयर किया गया है? नेशनल बर्ड। ठीक है, बॉल्ड ईगल को नेशनल बर्ड। कहाँ की? तो यूएसए की। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है जल्दी जल्दी में, आप बस देख लें कि बॉल्ड ईगल के बारे में, लेकिन आप भूल जाएं कि किस कंट्री के बारे में बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बॉल्ड ईगल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल बर्ड क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, किसने डिक्लेयर किया है? तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने। ठीक है, अभी जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब तक जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो जो बाइडेन ने क्या किया है? बॉल्ड ईगल को डिक्लेयर किया है एज नेशनल बर्ड। ठीक है, तो सिर्फ इतना जानना है, इसके अलावा आपको इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि यूएसए ने क्या किया है? डिक्लेयर किया है बॉल्ड ईगल को एज नेशनल बर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटीज़ अपना कैंपस एस्टैब्लिश करेंगी गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, गिफ्ट सिटी क्या है? तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी की गिफ्ट सिटी है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी में या फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और एक ऐसी डेजिग्नेटेड जोन है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाएगा क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट को और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कहाँ से आती है ये यूनिवर्सिटीज? तो ये यूनिवर्सिटीज है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएंगी? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, तो चाइना ने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन यारलंग ज़ैंगबो। यारलंग ज़ैंगबो कौन सी रिवर है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया है? चाइना ने डिक्लेयर किया है कि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम बनाएंगे दुनिया का। ठीक है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलंग ज़ैंगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यारलंग ज़ैंगबो कुछ और नहीं, ब्रह्मपुत्रा ही रिवर का तिब्बत में नाम है। ठीक है, यारलंग ज़ैंगबो कहाँ पे बनाएंगे? तिब्बत पे बनाएंगे। अब इसको बनाने से क्या होगा? इसको बनाने से ये होगा कि भारत में जो पानी आता है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो लाती है पानी, वो कम हो सकता है, वो बढ़ सकता है एकदम से, जिससे क्या होगा? कभी कभी वाटर फ्लो का रिस्क हो सकता है, कभी कभी फ्लडिंग का रिस्क हो सकता है, और कभी कभी स्कैरसिटी का रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो इस स्कैरसिटी की वजह से या इस रिस्क की वजह से इंडिया ने अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश ने भी अपने कंसर्न्स को जाहिर किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यारलंग ज़ैंगबो के ऊपर हाइड्रो पावर डैम बन रहा है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? तिब्बत में, क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल दे कि बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्रा गुजरती है। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इतना तो पता ही होगा कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो $137 मिलियन की इसकी लागत होगी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, यारलंग ज़ैंगबो में हाइड्रो पावर डैम डेवलप किया जाएगा चाइना द्वारा। कहाँ पे? तिब्बत में, क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। स्टेट न्यूज़ की चर्चा करें तो यूपी और मणिपुर ने साइन किया है एमओयू फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यूपी और मणिपुर ने साइन किया है एमओयू फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत क्या होगा? कल्चरल इंटरैक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी दोनों प्रदेशों के बीच। ठीक है, तो आपको पता होगा मणिपुर में कुछ दिन से बहुत ही वायलेंस रिडन स्टेट हो गई है, जिसके चलते एक कल्चरल क्वेश्चन उनको प्रोवाइड करना होगा, एक कल्चरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, जिसके अंतर्गत यूपी और मणिपुर ने साइन किया है एमओयू फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। मणिपुर के क्या क्या कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं, तो थांग जाऊ है, थोंगल जागोई, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल मीती फोक डांस है, ठीक है, ट्रेडिशनल मीती फोक डांस है थाउगल जगोई, और थांग टा, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, ठीक है। थांगटा और थुगल जुगोई जो है यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, फोक डांसेज है मणिपुर के, ठीक है। ये एमओयू का ड्यूरेशन क्या होगा, तो ये 3 साल के लिए है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 3 साल तक, अगर दोनों स्टेट्स राजी हो जाते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रीवियस एमओयू साइन बाय यूपी, तो यूपी ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है एमओयू एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश से और मेघालय से, ठीक है। और इसी तरीके से मणिपुर ने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यूपी और मणिपुर ने एमओयू साइन किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, ठीक है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड नॉलेज की, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में चर्चा करें तो इसको लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2015 में, ठीक है। 31 अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस दिन क्या होता है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो 2015 में 140वीं बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करते समय एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इससे क्या होता है, इससे एक्टिव इंटरैक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अमंग डाइवर्स कल्चर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारे भारत के जो राज्य हैं अलग अलग हैं, कल्चरली बहुत अलग अलग है, सांप्रदायिकली बहुत अलग अलग है, कम्युनली बहुत अलग अलग है ना। तो वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, एक एक्टिव इंटरैक्शन डेवलप करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का लॉन्च, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, हर एक स्टेट एक दूसरे स्टेट से पेयर अप होके एक दूसरे की बातों को जानता है, एक दूसरे की जो भी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको जानने की कोशिश की जाती है, कल्चरल इंटरैक्शंस करते हैं, कल्चर इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखें तो विमेंस 25 मीटर पिस्टल 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में रिया शिरीष थाटे ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में रिया शिरीष थाटे ने गोल्ड मेडल जीता है, किसको हरा के, सिमरनप्रीत कौर बरार को हरा के, सॉरी, ठीक है। रिया शिरीष थाटे ने गोल्ड जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार को हटा के, किसमें, विमेंस 25 मीटर पिस्टल एट 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन, जो कि डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विमेंस 25 मीटर पिस्टल में 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बनी है रिया शिरीष थाटे, इन्होंने हराया है सिमरनप्रीत कौर बरार को, ठीक है। सिमरनप्रीत कौर बरार को इन्होंने हरा के गोल्ड जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ है ये, जिसमें इंडिया ने दूसरी बार लगातार ये टाइटल जीता है, किसको हरा के, चाइना को हरा के, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में विनर रहा है भारत, और किसको हरा के, चाइना को हरा के ये जीत हासिल की गई है, ठीक है। कब से कब तक हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये दिसंबर 7 से दिसंबर 15 के बीच 2024 में हुआ था, हॉकी ओमान स्टेडियम मस्कट ओमान में, ठीक है। तो ये ओमान में आयोजित किया गया था विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, ठीक है। इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन थी, तो कैप्टन थी ज्योति सिंह और वाइस कैप्टन थी साक्षी राणा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है। टॉप स्कोरर कौन रही है इस टूर्नामेंट की, तो दीपिका सहरावत इंडिया से, जिन्होंने 12 गोल दाग के टॉप स्कोरर का स्थान हासिल किया है, ठीक है। अब ये जो टीम है विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, ये क्वालिफाई कर गई है फॉर 2025 विमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इन चिली, जो कि चिली में खेला जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि ये किसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं, तो ये जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, ठीक है। इंडियन हॉकी जूनियर टीम जो है वो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई हैं जूनियर एशिया कप 2024 जीतने के बाद, ठीक है। टॉप 5 रैंकिंग्स देखें तो इंडिया विनर थी, चाइना रनर अप थी, साउथ कोरिया थर्ड पे थी, फोर्थ पे जापान थी और फिफ्थ पे मलेशिया थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रीवियस टाइटल हमने आपको बताया 2023 में ये जीता गया था बाय डिफीटिंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप में जाके हम लोग को बातें करनी है, चर्चा करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में भारत विजेता
विजेता के तौर पे उभर के आया है। किसको हरा के? चाइना को हरा के ये जीत हासिल की गई है। कहाँ पे ये कंडक्ट हुआ था? तो ओमान में ये जूनियर एशिया कप कंडक्ट की गई थी। टॉप स्कोरर कौन रही है? दीपिका सहरावत, जिन्होंने 12 गोल दागे थे। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का। ठीक है, तो आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किन्होंने बनाया है? तो वो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स है, उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक में। ठीक है, तो कितने घंटे का ये स्पेस वॉक हुआ है? तो ये वॉक कोई ज़मीन पे नहीं हुआ है, ये वॉक स्पेस में हुआ है। ठीक है, तो ये 9 घंटे का स्पेस वॉक हुआ है। ठीक है, 9 घंटे का ये स्पेस वॉक हुआ है, याद रखिएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड कितना था? तो प्रीवियस रिकॉर्ड था 8 घंटे 56 मिनट का था। ठीक है, बाय नासा एस्ट्रोनॉट्स इन 2001। तो नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने 2001 में 2001 में स्पेस वॉक की थी। कितनी देर की? तो 8 घंटे 56 मिनट की स्पेस वॉक की थी, जिसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स द्वारा, जिन्होंने 9 घंटे स्पेस वॉक की है। ठीक है, कौन से मिशन के अंतर्गत ये हुआ था? तो शेंजाओ 19 मिशन। ठीक है, स्पेस स्टेशन कौन सा था? तो टियांगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में पार्क है। ठीक है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन के 2 एस्ट्रोनॉट्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये कारनामा किया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का, 9 घंटे की स्पेस वॉक का। तो ये कौन कौन है? तो ये है काई जू, मतलब ये जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप देख लीजिए, और दूसरे जो एस्ट्रोनॉट है वो है सॉन्ग लिंगडोंग। ठीक है, सॉन्ग लिंगडोंग। तो पहले थे काई जू और दूसरे एस्ट्रोनॉट है सॉन्ग लिंगडोंग। ठीक है, काई जू और सॉन्ग लिंगडोंग ये एस्ट्रोनॉट्स है जिन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड नासा का 2001 का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, फिर बात करते हैं फर्स्ट स्पेस वॉक की। तो पहली बार स्पेस वॉक की गई थी सोवियत यूनियन, जो कि रशिया, मतलब आज जो रशिया के नाम से जाना जाता है, वो पहले 1990 से पहले 1991 से पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 1965 में 12 मिनट की वॉक की थी। ठीक है, 12 मिनट की स्पेस वॉक की थी। ठीक है, चाइना ने पहली बार स्पेस वॉक कब की थी? तो चाइना ने 2008 में पहली बार स्पेस वॉक की थी। ठीक है, इसके पहले चाइनीज का रिकॉर्ड क्या था? तो इससे पहले मई 2024 में ही चाइना ने रिकॉर्ड बनाया था 8 घंटे 50 मिनट का। ठीक है, लेकिन नासा ने जो रिकॉर्ड बनाया था वो 8 घंटे 56 मिनट का था। और जो इन्होंने बनाया है इस बार, जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने रिकॉर्ड बनाया है वो 9 घंटे की स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। दोनों एस्ट्रोनॉट्स के नाम देख लीजिए, काई जू और सॉन्ग लिंगडोंग। एनवीडिया ने लॉन्च किया है सुपर जेनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सुपर कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ जेनरेटिव एआई लॉन्च किया गया है एनवीडिया द्वारा। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि एनवीडिया ने लॉन्च किया है जेटसन ओरियन नैनो सुपर जेनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर जेनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है एनवीडिया द्वारा। बाकी ये कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, डिटेल्स हैं, इतना ध्यान में नहीं रखना है। बस आप ये याद रखिएगा कि एनवीडिया ने लॉन्च किया है जेटसन ओरिनो नैनो सुपर जेनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमिटी सेटअप की है फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन फाइनेंस सेक्टर। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसने रिस्पॉन्सिबल एआई इन फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कमिटी स्टैब्लिश की है? तो ये सेबी नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कहाँ पे आपको नहीं फंसना है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमिटी का नाम क्या होगा? कमिटी का नाम होगा फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम होगा फ्री एआई। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री एआई। ठीक है, कमिटी कितने लोग की होगी? तो कमिटी में 8 मेंबर्स होंगे। कमिटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? तो पुष्पक भट्टाचार्य, जो कि प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे में। तो इनके अधीन क्या होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमिटी, जिसका नाम है फ्री एआई। ठीक है, फ्री एआई के हेड कौन होंगे? चेयरपर्सन कौन होंगे? तो पुष्पक भट्टाचार्य जी होंगे, जो कि प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? तो ये क्या करेगा? ये गाइड करेगा अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज रिस्पॉन्सिबली इन फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आरबीआई ने कमेटी स्टैब्लिश की है जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जाना जाएगा फ्री एआई के नाम से। ठीक है, कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? तो पुष्पक भट्टाचार्य जी कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है 5 राज्यों में। तो आपको ध्यान देना है ये कौन कौन से 5 राज्य हैं और कहाँ कहाँ पे गवर्नर बदले गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा आप लोग। तो इसको किसने अनाउंस किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको अनाउंस किया है
द्रौपदी मुर्मू जी जो कि प्रेसिडेंट है भारत की, वो अपॉइंट करेंगी नए गवर्नर्स को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी होते हैं वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है 5 गवर्नर्स को, देख लेते हैं। तो केरला के नए गवर्नर होंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इससे पहले कौन थे यहाँ पे? तो इससे पहले जो गवर्नर साहब थे वो थे आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ओडिशा में नए गवर्नर आए हैं जिनका नाम होगा हरि बाबू खम्बापति, ठीक है। हरि बाबू खम्बापति ओडिशा के नए गवर्नर होंगे। और इससे पहले कौन गवर्नर थे ओडिशा में? तो रघुबर दास जी पहले गवर्नर थे ओडिशा में, पहले गवर्नर थे, मतलब हरि बाबू खम्बापति से पहले गवर्नर साहब जो थे वो रघुबर दास जी थे ओडिशा में। बिहार में नए गवर्नर आए हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये पहले कहाँ के थे? हमने अभी देखा, ये पहले केरला के थे, ठीक है। तो बिहार और केरला में क्या किया गया है? इंटरचेंज किया गया है। जो बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये अब केरला के गवर्नर हो गए हैं। और ये पहले बिहार के गवर्नर थे तो अब केरला के गवर्नर हो गए हैं, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद खान नए गवर्नर होंगे बिहार के और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी होंगे केरला के, ठीक है। फिर मिजोरम के जो गवर्नर साहब है वो है डॉक्टर वीके सिंह, रिटायर्ड डॉक्टर जनरल डॉक्टर वीके सिंह। इससे पहले यहाँ पे कौन थे? इससे पहले यहाँ पे थे हरि बाबू खम्बापति, जो अब कहाँ के हैं? जो अब ओडिशा में शिफ्ट हो गए हैं, ओडिशा के गवर्नर बना दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद मणिपुर के नए गवर्नर होंगे अजय कुमार भल्ला जी, अजय कुमार भल्ला साहब। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को रिप्लेस किया है, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को रिप्लेस किया गया है अजय कुमार भल्ला साहब द्वारा, ठीक है, जो कि मणिपुर के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखें तो जस्टिस मदन बी लोकुर को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनल जस्टिस काउंसिल में जस्टिस मदन बी लोकुर को चेयरपर्सन के पद पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होगा, टर्म क्या होगा? 19 दिसंबर 2024 से 12 नवंबर 2028 तक। तो 4 साल का कार्यकाल रहेगा इनका यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल में, ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया है? याद रखिएगा, मदन बी लोकुर साहब को, ठीक है। मदन बी लोकुर जी को अपॉइंट किया गया है, जस्टिस मदन बी लोकुर को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है? तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है, ठीक है। इनका रोल क्या होगा? ये एज अ हेड ऑफ आईजीसी विच इंक्लूड्स मैनेजिंग द यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस सिस्टम अलोंगसाइड अदर डिस्टिंग्विश्ड यूजेस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का क्या काम होता है? तो ये जो आपसी अंदरूनी जो भी जस्टिस की चीज़ें होती हैं, जो भी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं, उनको ये परफॉर्म करती है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इनको इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल को। इनका की मैंडेट क्या होता है? ये रिकमेंड करते हैं जजेस फॉर यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड यूनाइटेड नेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और साथ ही साथ इंश्योर करते हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो इनका काम होता है बस दूसरे जजेस को अपॉइंट करना, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की चर्चा करें तो तानसेन समारोह को आयोजित किया गया था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजित किया गया था और ये 100वां तानसेन संगीत समारोह था, ठीक है। कि कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था? तो दिसंबर 15 से दिसंबर 19 2024 के बीच तानसेन समारोह को आयोजित किया गया था। तो ये 100वां 100th तानसेन संगीत समारोह था, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश ने इसको कंडक्ट किया था। कौन कौन से अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान अवार्ड प्रेजेंट किया गया है पंडित स्वपन चौधरी को, ठीक है, जो कि तबला वादक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसको दिया गया है ये अवार्ड? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान अवार्ड 2023। तो ये पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है, ठीक है। पंडित स्वपन चौधरी जी को ये दिया गया है, जो कि तबला वादक है, ठीक है, तबला प्लेयर है, ये बात याद रखिएगा। और राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 मिला है सानंद न्यास इंस्टीट्यूशन को, जो कि इंदौर की है, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है और ये एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान जो दिया गया है वो पंडित स्वपन चौधरी, जो कि तबला वादक है, तबला प्लेयर है, उनको मिला है। और राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 मिला है सानंद न्यास इंस्टीट्यूशन इंदौर को, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो 69 अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुछ लोगों को, तो देख लेते हैं। तो ये जो सम्मान दिया गया है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी द्वारा दिया गया है, जिसमें 101 रेलवे ऑफिशियल्स को इंडिविजुअल अवार्ड्स मिले हैं और 22 शील्ड्स दी गई हैं, ठीक है। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, इतना कोई रिलेवेंट नहीं है। ये थीम क्या है इस बार की बस देख लीजिए, मैं हूँ भारतीय रेल, ठीक है, मैं हूँ भारतीय रेल।
नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की, उनको आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की, उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवार्ड सेरेमनी। तो ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी 26 दिसंबर 2024 को, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था। कितने अवार्डीज रहे हैं, कितने लोग को ये सम्मान मिला है, तो 17 बच्चों को मिला है, जिसमें 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, 17 बच्चों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, तो आर्ट एंड कल्चर में दिया है, ब्रेवरी में दिया है, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अब आप याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि 17 बच्चों को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स और एमओयूज की बात करें तो एमओयू साइन हुआ है बिटवीन गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड इंडियन नेवी। तो आपको याद रखना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय और इंडियन नेवी के बीच एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, एजुकेशन को एनहांस किया जाएगा, रिसर्च को एनहांस किया जाएगा और लॉजिस्टिक्स रिलेटेड ट्रेनिंग को एनहांस किया जाएगा फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग इन लॉजिस्टिक्स रिलेटेड फील्ड से लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, जीएसवी ओवरव्यू देखें तो गति शक्ति विश्वविद्यालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है गुजरात में, वडोदरा गुजरात में जीएसवी का गति शक्ति विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, या गति शक्ति विश्वविद्यालय वहां पे स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय और इंडियन नेवी के बीच एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एमओयू को देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, 600 एडिशनल पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत 600 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये कब तक कंप्लीट किया जाएगा, तो ये 28-29 तक कंप्लीट किया जाएगा, 2028-29 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ किसके लिए एमओयू साइन किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ये साइन अप हुआ है। ठीक है, इनका पर्पस क्या होगा, तो ऑब्वियसली कोलैबोरेट करना ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, इसरो ने ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है। डिफेंस न्यूज़ की चर्चा करें तो स्लाइनेक्स 2024 बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज अभी हाल में ही कंडक्ट की गई थी, कहाँ पे, विशाखापट्टनम इंडिया में। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्लाइनेक्स किसके किसके बीच है, तो एसएल से श्रीलंका है और आईएन से इंडिया है। ठीक है, और ईएस से एक्सरसाइज है। ठीक है, तो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किसकी रिलेटेड है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आर्मी की एक्सरसाइज नहीं है, ये एरियल एक्सरसाइज नहीं है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, किसके किसके बीच, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच। क्या कंडक्ट किया, कहाँ कंडक्ट की गई है, तो विशाखापट्टनम इंडिया में कंडक्ट की गई है। डेट्स क्या रही हैं, तो दिसंबर 17 से दिसंबर 2024 तक ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको कंडक्ट किया था। फेजेस एक्सरसाइज के 2 थे, एक हार्बर फेज था और दूसरा सी फेज था। ठीक है, इतनी डीप में हालांकि अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन अभी आप यूपीपीसीएस का पेपर देखें जो कि 22 दिसंबर को आयोजित किया गया था, उसमें डेट्स वाइज आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। तो आपको देखना है कि डेट भी अब मायने रखती है, क्योंकि डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और थोड़ा और अब हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से स्पेशल फोर्सेज या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, कौन कौन से फाइटर जेट्स या कौन कौन सी जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं वो कौन से पेट्रोल व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आईएनएस सुमित्रा है इंडिया की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से एसएलएनएस सयूरा है। ठीक है, तो आईएनएस सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था स्लाइनेक्स एक्सरसाइज 2024 में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, विशाखापट्टनम इंडिया में ये आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट बात करें इंडिया डिफेंस सेक्टर माइलस्टोन्स 2024 की, तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंडिया में रहे हैं इस साल के 21,000 करोड़ के। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 21,000 करोड़ के लगभग डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए गए हैं इंडिया में, जो कि ग्रोथ देखते हैं 32.5% की। 32.5% की ग्रोथ विटनेस की गई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, 22-23 में ये एक्सपोर्ट्स थे 15,920 करोड़ के, और इस बार रहे हैं 21,083 करोड़ के। ठीक है, तो 2023-24 में ये जो बढ़ गए हैं, ये 32.5% की बढ़ोतरी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो 60% ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा किए गए हैं, और 40% जो एक्सपोर्ट किए गए हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर का टारगेट क्या है, तो इनको 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करना है डिफेंस सेक्टर में बाय 2029। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 2029 तक 50,000 करोड़ तक का डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इस बार कितना डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है डिफेंस सेक्टर में, तो 21,000 करोड़ का। पिछले साल कितना किया गया था, 15,000 करोड़ का। ग्रोथ बढ़ोतरी कितनी है, परसेंटेज ग्रोथ कितना है, तो 32.5% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करें तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया था 24 दिसंबर 2024 को। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 1986 में, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम है वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ठीक है, क्या थीम है इस बार की, वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, तो ये बात याद रखिएगा। 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तो 1986 में पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था।